जी बेटा, स्क्रीन अभी भी नज़र नहीं आई। आज हमने पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, इसमें हमने कुछ मेथड्स करने हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट देखेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही कहता है जो मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि इंड्यूस्ड जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं किसी कॉइल के अंदर से, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या हम ये भी कह सकते हैं फैराडेज लॉ के मुताबिक induced EMF is equal to negative of rate of change of magnetic flux through the coil। अब इसमें जो आपको n नज़र आ रहा है, ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स को शो करता है कि आपकी कॉइल के अंदर कितने चक्कर हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये तो हो गई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट। द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट whenever a magnetic flux changes in a coil or loop, EMF is induced which lasts only for the time the flux change continues। यानी जब तक आप फ्लक्स चेंज करते रहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ मेथड्स आप देख रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करने के। मैं आपको वन बाय वन ये मेथड समझा देता हूँ, ताकि अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ये पूछे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के एक या दो मेथड्स बताएं, तो आप वो इजीली बता सकें। सबसे पहला जो मेथड है, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करने से दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा होना। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर आपको दो कॉइल्स नज़र आ रही हैं, वन इज़ प्राइमरी एंड द सेकंड इज़ सेकेंडरी। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। जिस कॉइल के साथ बैटरी लगी होती है उसको प्राइमरी कहते हैं, और जिसके साथ सिर्फ गल्वानोमीटर लगा होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। अब अगर आप इस कॉइल को देखें गौर से और करंट की डायरेक्शन का हिसाब लगाएं, हम जानते हैं कन्वेंशनल करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो करंट इधर से ऊपर जाएगा और घूम के इधर से नीचे आएगा। यानी हमारी साइड से कॉइल का वो वाला हिस्सा जो हमारी तरफ है, इसमें करंट डाउनवर्ड होगा, और कॉइल का वो वाला हिस्सा जो दूसरी तरफ है, स्क्रीन के दूसरी तरफ है, उसमें करंट अपवर्ड होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का हिसाब लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल। और राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है कि आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, आपने सोलिनॉइड को इस तरह ग्रिप करना है कि आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें। यानी आपने स्क्रीन के बाहर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरफ रखना है, यानी डाउनवर्ड। तो आप गौर करें, आपके राइट हैंड का जो थंब है वो राइट साइड की तरफ जाएगा। आप अभी अभी करके चेक भी कर सकते हैं। यानी राइट हैंड का थंब इस वक्त हमारे राइट वर्ड जाएगा, यानी इस तरफ। तो थंब जो है वो नॉर्थ पोल को फिर शो करता है। इसका मतलब है साउथ पोल इस तरफ बन गया और नॉर्थ पोल राइट साइड की तरफ बन गया। हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। अब ये देखें, जो प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास कर रही है, यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर से कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यहाँ पर हमने रियोस्टेट लगाया हुआ है प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करने के लिए। जब हम रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, प्राइमरी कॉइल का करंट कम होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी,
जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आएगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आने का मतलब तब्दीली ही है। तो जब तब्दीली आएगी तो फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, और उसका पता हमें कहाँ से चलेगा, गल्वानोमीटर से। सेम यही काम होगा अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे। रेजिस्टेंस को कम करेंगे, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सेम यही काम होगा अगर हम इस कॉइल के अपने अंदर ही चेक करें। जाहिर बात है, अगर ऊपर वाले म्यूचुअल इंडक्शन वाले फिनोमिना में आप देखें, सेकेंडरी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो फ्लक्स तो प्राइमरी कॉइल के अपने अंदर भी चेंज हो रहा था। अगर हम सेकेंडरी कॉइल को हटा दें और सिर्फ इसके अपने अंदर ही चेक करें तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है इसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, इसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, और इसको बैक ईएमएफ का नाम भी दिया जाता है। आपको याद होगा सेकेंड ईयर चैप्टर 15 में आपने ये टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ा था। अगर हम यहाँ पर रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को, फ़र्ज़ करें मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट को कम कर रहा हूँ। सप्लाइड करंट अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी कमी आएगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आने का मतलब है तब्दीली, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कॉज को अपोज करेगा, और इसी वजह से उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहते हैं। अब ये बैक ईएमएफ बेसिकली क्या है, इसको हम डिटेल में लेंज़ेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद थर्ड मेथड है। बेसिकली देखें, आप इन सारे मेथड्स में एक ही चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि ओनली वी हैव टू डू व्हाट just to change the magnetic flux. What we have to do is just to change the magnetic flux. जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते जाएंगे उतना ज़्यादा और उतना तेज़ी के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के क्या तरीके हैं, मैंने पिछले लेक्चर के शुरू में भी आपको बताए थे। B.A होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, चाहे एरिया चेंज कर दें, चाहे उस कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज कर दें। अब यहाँ चौथा एक मेथड है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है लेकिन आपको फिर भी समझ आ जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक कॉइल है, इसके पास अगर मैं नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स लेके जाऊँगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, अगर मैं अवे लेके जाऊंगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा। इन शॉर्ट हमने सिर्फ क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। इसी तरह यहाँ भी हम कॉइल को टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं या अवे मूव कर रहे हैं, तो जब हम कॉइल को अंदर लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर लेके जाएंगे, तो ये देखें कॉइल का वो वाला हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है वो मुसलसल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कॉइल अंदर एंटर होगी। तो जाहिर बात है फ्लक्स में वेरिएशन आती जाएगी। ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा। इन शॉर्ट हम एरिया चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर दो और मेथड्स आप देख रहे हैं, इनमें से एक मेथड तो जनरेटर वाला मेथड है। जनरेटर में भी हम ऐसे ही करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट करवाते हैं और कॉइल की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर आप गौर करें, मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करें, इस डायग्राम के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यही डायरेक्शन बन रही है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर इसके अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है जो, और उस कॉइल का टॉप व्यू हम देख रहे हैं, टॉप व्यू यानी ऊपर से देख रहे हैं। अगर कॉइल ऐसे पड़ी होगी, इसका टॉप व्यू देखें, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है। अब अगर आप कॉइल को रोटेट करना शुरू कर देते हैं और किसी एक ओरिएंटेशन में कॉइल इस तरह हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के आगे, तो इस वक्त मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही हैं, यानी फ्लक्स मैक्सिमम है। फिर कॉइल घूमते घूमते दोबारा अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगी,
तो दोबारा फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब है कॉयल को मुसलसल रोटेट करवाने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। इसी तरह एक और मेथड आपको यहाँ बताया गया है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिंग है और उस रिंग को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ भी देखें मुसलसल एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो मुसलसल चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को पैदा करने के। अब नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो डायग्राम है वो तकरीबन बल्कि सारी की सारी वही है ऑलमोस्ट जो हम पहले मोशनल ईएमएफ में करके आए हैं। मैं इसको भी ज़रा अच्छे अंदाज में यहाँ एक दफ़ा बना देता हूँ और फिर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास रॉड थे, दो रेलिंग्स थी। जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? ये गलवानोमीटर था, यस सर। और यहाँ पर हमारे पास एक रॉड था जिसको हमने मूव करवाया था, स्लाइड करवाया था। फ़र्ज़ करें इस वक्त रॉड इनिशियल पोजीशन 1 पर है, जब हम इसको मूव करवा देंगे तो ये किसी फाइनल पोजीशन 2 पर आ जाएगा। जिस वक्त हम इसे फाइनल पोजीशन पे देख रहे हैं उस वक्त ये इस जगह पे था, यानी सेकंड 2 पोजीशन पे। इसकी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी को v से जाहिर कर दें, और अगर मैं इसकी इनिशियल पोजीशन को x1 से जाहिर करूं, फाइनल पोजीशन को x2 से जाहिर करूं, तो पोजीशन में जो तब्दीली है यानी ये वाला डिस्टेंस, उसको आप डेल्टा x कह सकते हैं। और डेल्टा x की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और लेंथ ऑफ रॉड क्या था? दैट वाज d। d को हमने लेंथ ऑफ रॉड से जाहिर किया था। और यहाँ पर सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थी इन टू द पेपर। दोबारा यहाँ हमने उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दिया। जी, अब ये सारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वही है जो मोशनल ईएमएफ में हमने किया था। इसका मतलब है हम अपनी डेरिवेशन का जो स्टार्ट है वो यहाँ से ही लेंगे जो मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट था, माइनस वी बी एल। अब बेटा उस लेक्चर में हमने लेंथ को d से जाहिर किया था, यहाँ दोबारा l से जाहिर कर दिया गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नाम जो मर्ज़ी रख सकते हैं। और आप जानते हैं वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं वेलोसिटी की जगह dx/dt पुट कर सकता हूँ। तो आपने सिंपली क्या किया? टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया। अब यहाँ से अगर आप गौर करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस b/dt इंटू l इंटू डी एक्स। अब आप गौर करें l इंटू डी एक्स क्या चीज़ है? इस डायग्राम में l किसको जाहिर किया हुआ है? l बेसिकली लेंथ ऑफ रॉड है जिसको मैंने अभी d से जाहिर किया था, मैं भी इसको l से ही जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें l इंटू डी एक्स। डी एक्स जो है इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन आप देख रहे हैं, इसकी विड्थ है डेल्टा x या डी एक्स, और इसकी लेंथ है l। तो बेसिकली लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल आ गई? एरिया के। यानी इस हिस्से का एरिया, इसको मैं डी ए से भी जाहिर कर सकता हूँ। दिस इज एक्चुअली चेंज इन एरिया ऑफ लूप। अगर आप गौर से मेरी बात सुने तो इसमें आप देखें इनिशियल एरिया था इतना, जिसको मैंने अभी अभी ब्लू किया है। फाइनल एरिया कहाँ से लेके कहाँ तक था उसको मैं ग्रीन कलर में करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। फाइनल एरिया ये सारा है, और चेंज इन एरिया क्या होगा? चेंज इन एरिया जिसको मैं अभी अभी रेड से कर रहा हूँ, चेंज इन एरिया सिर्फ ये होगा। जी बच्चों, समझ आ गई है? काफ़ी रश पड़ गया इस जगह पे, लेकिन आपको समझ आ गई है? स्क्रीन पे तो जस्ट
आपको जो एडिटिंग मैंने की है वो नज़र नहीं आई? ओह माय गॉड। चलें, इसको मैं बैक स्टेप करता हूँ, मैं दोबारा एडिट करता हूँ। जी, आपको स्क्रीन पे कितना नज़र आ रहा है? ब्लैक कलर का एरिया नज़र आ रहा है? जस्ट दो रोड बने हुए हैं, साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, 1 2 नीचे लिखा हुआ है बस। ब्लैक रेड रॉड, पेन लगा हुआ ब्लैक रॉड नज़र नहीं आ रहे? है। और किसी को भी आ रहे हैं सर। जी, कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जिसको पूरी डायग्राम नज़र आ रही है? कोई भी नहीं है? मेरा जितना ही काफी है। नहीं बेटा, ये बस कंप्लीट होने वाला है, ये 2 मिनट का रह गया सिर्फ। ऐसा ये वजह तो नहीं है नज़र ना आने की? नहीं सर, बिल्कुल भी सच्ची में। जी बच्चों, बाकी किसी को नज़र आ रहा है सारा? ओके। अगर नज़र नहीं आ रहा, आपने यूट्यूब पे ये ज़रूर देख लेना है, मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, नहीं तो ये टॉपिक इधर ही छूट जाना है। ओके। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये कह रहा था कि इसमें रॉड का जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हमने रॉड को मूव किया है, उसका जो टोटल चेंज इन एरिया है वो ये आया है, जिसको मैंने अभी अभी ब्लू कलर में फिल किया। और ये लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होगा, यानी चेंज इन एरिया या डी ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, और विड्थ जो है वो डी एक्स के बराबर है। इसको हम दोबारा उधर ही चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पर लेंथ इंटू डी एक्स की जगह हम डी ए पुट कर देंगे, और डी ए आपको यहाँ पर पहले से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब B इंटू डी ए क्या चीज़ है? ये बेसिकली चेंज इन फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है B इंटू या B डॉट ए। B डॉट ए को अगर हम ओपन करके लिखें तो बनेगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है, कॉज ज़ीरो हो गया, कॉज ज़ीरो की जगह 1 आ गया, आपके पास ये बन गया बी ए। अब चूंकि एरिया में तब्दीली आ रही है, एरिया में तब्दीली की वजह से फ्लक्स में तब्दीली आ रही है, तो इसका मतलब है जब मैं राइट हैंड साइड पे एरिया के साथ डी लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लक्स के साथ भी डी आ जाएगा। इस तरह से डी ए की जगह बी इंटू डी ए की जगह बी इंटू डी ए की जगह मैं डी फाई एम लिख सकता हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो आप n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये आ जाएगा। नाउ दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन n टर्न्स ऑफ द लूप। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला बी डॉट ए। बी डॉट ए लिखते हैं या बी डॉट डी ए लिखते हैं अगर हम स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास इंटेग्रल की फॉर्म में ये बन जाएगा। अब आप ऐसा करें, ये जो इंटेग्रल की फॉर्म में वैल्यू आई है इसको पुट कर दें यहाँ पर फाई एम की जगह पर, तो आपके पास बन जाएगा डी ओवर डी टी इंटू फाई एम की जगह इंटेग्रल की शेप में इसका आंसर आ गया। तो ये है फैराडेज लॉ। अब हमने करनी है फैराडेज लॉ की इंटेग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। बड़ी सिंपल है। जो अभी अभी आपने इक्वेशन 2 के नाम पर ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसको दोबारा हमने लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक दूसरा फार्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था, मैं यहाँ दोबारा आपको बता देता हूँ। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला होता है लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह ही हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं तो उसको उस तरह कर दिया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, आपके पास ये बन गया। और यही है नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 ले लें, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 ले लें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, और यही है इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, फैराडेज लॉ।
डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, इंटेग्रल फॉर्म को लिखा, इंटेग्रल फॉर्म से ही स्टार्ट करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर स्टोक्स लॉ अप्लाई करने लगे। हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है और साथ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल आ जाता है, यानी डेल क्रॉस ई। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल है इसको लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली क्या होगा, ई की जगह डेल क्रॉस ई आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ आपके पास। अब राइट हैंड साइड पे जो नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, वो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। डी डॉट ए कॉमन आ गया और फिर हमने क्या कहा जी, अगर डी ए ज़ीरो नहीं हो सकता तो फिर ये वाला फैक्टर ज़ीरो है, इसको ज़ीरो कर दिया, एक साइड एक टर्म को दूसरी तरफ ले गए और ये जो इस वक्त आपके पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ये है गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म, सॉरी फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। इसको हम एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। जी बेटा, फैराडेज लॉ कहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से। इसके ये वाले जो मेथड्स हैं आप ये ना समझें कि ये टॉपिक का हिस्सा है या बहुत लेंथी हैं, आप इनमें से कुछ दो तीन मेथड्स ही कर लें, वो भी काफ़ी हैं, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई मेथड वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, तो इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ जो है वो यहाँ से ही शुरू होती है। ये हमारे पास आ गया, इसमें मैंने एक डायग्राम बनाई थी ये वाली, उसमें हमने चेंज इन एरिया की बात की थी, फिर हमने फ्लक्स की बात की, यहाँ से हमने इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ लिखा और उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, और यहाँ आकर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।